जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे शो में, जिसका नाम है द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक नौसखिया गायक हिंदुस्तान की आवाज किशोर कुमार बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुद जिंदगी है। इसे जितना ना समझने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ही रोमांचक होती जाएगी, क्योंकि याद रखिए, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जब मैं घर से निकला तो फोन को चार्ज करना भूल गया और आधे रास्ते मेरा फोन ऑफ हो गया। कुछ 5 मिनट के लिए तो मैं पैनिक कर गया, अरे कितने लोग फोन कर रहे होंगे, मुझे किसी से जरूरी बातें करनी थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, स्टूडियो पहुंच के फोन चार्ज कर लूंगा। वो 10 मिनट का रास्ता बड़ा अद्भुत सा अनुभव था। ये कड़कड़ाती धूप, ट्रैफिक, शोर, गुब्बारे और खिलौने बेचते लोग, भिखारी, वो पेड़ के नीचे बैठा हज्जाम। मैं हैरान था कि एक फोन की वजह से ये अनुभव मेरी जिंदगी से मानो गायब ही हो गए थे। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने पहली बार फोन अपनी जिंदगी में 15 साल की उम्र में इस्तेमाल किया था, वो भी किसी लड़की के चक्कर में। लेकिन उस लड़की से बात करने से ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी टेलीफोन पर बात करने की। पहले फोन कॉल का अनुभव बहुत अद्भुत था। आज परिवार एक घर में रहते हुए भी व्हाट्सएप पर बातें करता है, तो बातचीत का अनुभव कहां गया? फेसबुक पर बिना मिले 200 फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो दोस्ती निभाने का अनुभव कहां गया? इंटरनेट पर किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है, तो कड़े परिश्रम का अनुभव कहां गया? महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। The only source of knowledge is experience. आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं, इनका अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए साहस और सीख का प्रतीक बना है। उनके बारे में मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान है और मैं सवाल पूछता हुआ अर्जुन हूं, तो वो मेरे कृष्ण हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम महेश भट्ट। आज से 32 साल पहले एक पतला, दुबला, आधा गंजा आपके दरवाजे पर उसने खटखटाया था और आपने दरवाजा खोला था। और उस लड़के को याद था कि आपको उस लड़के का नाम याद था, और वो नाम था अनुपम खेर। इन 30 सालों में आज मुझे सूट में देखकर, इस शो में देखकर, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आ रहा है? जब आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे और मैं अपने क्यू का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे एंटर होना है, जिस ईमानदारी से, जिस पाकीज़गी से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और जिस्म झूठ नहीं बोलता, कुछ तो है जिसने जोड़ के रखा है हम। वो कुछ क्या है इसका तो मुझे अंदाजा है नहीं, मगर कुछ था उस आवाज में जिसने कहा कि नाम याद रख मेरा, अनुपम खेर। तो जो लड़का सहमा हुआ मगर आंखों में एक अजीब किस्म का तेज लेके आया था, वो आज सूटेड बूटेड शख्स के अंदर कहीं जिंदा मुझे नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा मोटा हो गया है, ये रईस हो गया है, मगर है आज तुम्हारे अंदर वो शख्स आज भी जिंदा है। भट्ट साहब,
मुझे याद है कि जब मैं आपसे मिला था और फिर आपने मुझे सारांश का स्क्रिप्ट सुनाया था और मैं पहला शॉट देने जा रहा था वो धोती पहनकर कि फोन आता है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई और मैंने आपसे पूछा था 5 मिनट पहले कि भट्ट साहब ऐसा कौन सा जज्बा मैं अपने अंदर रखूं जो पूरी फिल्म पर हावी रहेगा और आपका जवाब था कंपैशन। क्या वो आपने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि करुणा ही गंगोत्री है जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ जीवन का। और मुझे याद है कि तुम्हारे रोम रोम में वो करुणा का समंदर था और नहीं तो संभव नहीं है कि 28 साल की उम्र में वो नौजवान लड़का इतना मुश्किल रोल जो है निभा पाता। आपने मुझे एक बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी थी उस समय। वो पैशन, वो कंपैशन, वो करुणा मेरे जहन में आज तक है। मगर आपकी जिंदगी उस समय जो थी बहुत उथल पुथल में मची हुई थी। अगर मैं साफ शब्दों में, क्योंकि आप साफ गोई पसंद करते हैं, साफ शब्दों में कहूँ, आप बहुत पीते थे, आप बहुत गुस्से रहते थे, आप दुनिया से गुस्से थे, आप बहुत बार मैंने शराब के नशे में धुत लेके आपको मैं घर पर लाया। आदमी जब अपने आप से खफा होता है तो दुनिया से भी खफा होता है। मैं अपने आप से खफा था। कहीं पहुंचने की एक प्यास थी और लगा था कि मैं वो मुकाम हासिल कर ही नहीं पा रहा हूं जहां मैं अपने आप को देखता हूं। तो एक इम्पेशेंट फेज था। मगर वो जो आप अंदर से होते हैं वो तो पर्दे पे नजर आ जाता। फिल्म मेकर अपने आप को छुपा नहीं पाता। तो जैसा वो हमारे गुरु बोलते थे राज खोसला साहब कि फिल्म मेकर जो होता है अपनी फिक्शनल स्टोरीज में नंगा हो जाता है। बिल्कुल जैसा वो होता है वो नजर आता है। बिल्कुल आपने शुरुआत अपनी, आपने राज खोसला साहब का नाम लिया, आपने शुरुआत की थी, उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे आप। मतलब डायरेक्शन में आपका कोई मुझे याद है महबूब स्टूडियो की वो दोपहर जब मैं गया तो मुझे चौकीदार ने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा साहब ने बुलाया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जाते बिना बुलाए। हालांकि उन्होंने बुलाया नहीं था। तो हम अंदर चले गए और उनके जब एयर कंडीशन रूम में मैं दाखिल हुआ तो मुझे याद है कि राज साहब बैठे थे, उसके पीछे गुरुदत्त साहब की तस्वीर थी और उन्होंने पहला सवाल पूछा कि तुमको सिनेमा के बारे में कुछ जानकारी है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट सिनेमा? हाउ ओल्ड वर यू बट सर? आई मस्ट बी 20 इयर्स 20 साल के थे। 20 साल। तो उन्होंने कहा कि तुम यू नो एनीथिंग अबाउट सिनेमा? आई सेड नो सर। उन्होंने एक पॉज के बाद में एक मुस्कुराहट उनके फेस पे आई। उन्होंने कहा गुड, 0 इज अ ब्रिलियंट फिगर टू बिगिन फ्रॉम। अरे फैंटास्टिक। सर जिंदगी के उस मुकाम में जब आपने शुरू में अपनी फिल्में की थी, मुझे याद है मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी लहू के 2 रंग और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। टेक्निकली बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। फिर आपका शिफ्ट हुआ अर्थ से। बेसिकली आपने अर्थ में अपने आप को ढूंढा, अगर मैं कहूं तो, और वो अर्थ थी वो आपकी अपनी जीवनी पर आधारित थी। 20s were the turbulent 20s। जब तो फर्स्ट 3-4 फिल्म्स डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। मैं एक टैलेंटेड एमेटर था। मैं फिल्में वो बनाता था जो बाजार कहता था कि ऐसी फिल्में बनाओ। मगर फिर शादी के बाद में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। वो लड़का जो प्यार के कस्में खाता था, जिसने वादे दिए थे, वो उस वादों को तोड़कर एक स्टार के साथ इन्वॉल्व हो गया। तो जिंदगी ने कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ हमारे कानों में आके गुनगुनाई कि हम जो थे वो 20 साल की उम्र में वो रहे नहीं है। 27-28 साल की उम्र में। देन दी एक्ट्रेस दैट आई वाज इन्वॉल्वड विद, वो बहुत बड़ी ग्लैमर स्टार थी, मगर शी हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन। और जब वो उसको मैंने टूटते हुए देखा तो कुछ अंदर बदल गया। और वो अनुभव से हासिल हुआ है, वो एक्सपीरियंस से वो सिनेमा कॉल्ड अर्थ। और उसके साथ मैंने वो ईडियम डिस्कवर किया जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा। और मुझे एक बात समझ में आई, जब आप अपनी बात को सेंटर स्टेज में रखते हैं, उससे कुछ हासिल करते हैं, तो उसमें वो तड़प होती है, वो गूंज होती है, वो महक होती है
जो फिक्शनल काम में नहीं होती है। अर्थ के दौरान आपकी मुलाकात आपके बहुत अच्छे दोस्त, आपके स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति से हुई यूजी थी। कृष्णमूर्ति की मुलाकात मेरी उस थोड़ी से अर्थ से पहले हुई थी और एक क्रांति जैसे घट गई। एक चलते चलते मैंने एक लाइव वायर को टच कर दिया। उससे पहले मैं स्पिरिचुअल तलाश में निकला था, रजनीश के आश्रम गया था, 5 घंटे मेडिटेशन करता था। तो हाँ, यूजी कृष्णमूर्ति ने क्या चेंज किया आपकी लाइफ में? यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये जो तुम एक पहाड़ के ऊपर एक कमरे को बंद करके जो सुकून हासिल करना चाहते हो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो शांति जो सड़क जिंदगी की जद्दोजहद में आपको हासिल ना हो, जो आपके जिंदगी के बीच में हासिल ना हो, उसका मतलब ही नहीं है। और यही रियलिटी है, ये आपका जीवन है। वो कौन सा ऐसा मुकाम था, कौन सा ऐसा क्षण था या पल था जब आपने पीना बंद किया था? वो एक क्षण था कि मेरी बेटी शाहीन पैदा हुई थी और मैं उसके दिन के 2 रोज बाद तक पीता रहा। और फिर बच्ची जब घर पे आई तो मैंने उसको उठाया अपने हाथों में, तो मुझे लगा कि उसने अपना जैसे चेहरा मुझसे अलग कर दिया, बिल्कुल मोड़ लिया मुझसे। एक गहरे रिजेक्शन का एहसास हुआ और फिर मैंने कहा कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। 26 साल पहले मैंने शराब छोड़ी थी, आज भी मैंने एक बूंद नहीं पी शराब की, और वो बच्ची। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर महेश भट्ट अल्कोहलिक ऑलमोस्ट होने के बावजूद एक दिन शराब छोड़ सकते हैं और पिछले 26 साल से इन्होंने शराब नहीं पी है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डैडी इस फिल्म से डैडी जिसमें आपने अल्कोहलिक का रोल किया था, और मैं तो इतना पीता भी नहीं हूँ। हाँ, वो कहीं पर वो सच से जो जिया था, उसकी जो एक ईमानदारी थी उस फिल्म में थी, इसलिए आज भी उस फिल्म का जिक्र होता है। तो जब भी आप अपना जिया सच पर्दे पे लाते हैं, उसकी पहुंच बहुत बहुत दूर तक जाती है। आप अकेला महसूस करते हैं भट्ट साहब? आपकी बात, बट इट्स सो स्ट्रेंज कि मैं आपसे आज बहुत दिनों बाद ऐसे बैठकर बातें कर रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा मौका मिला नहीं। मैं आपके घर आता हूँ तो हम इधर उधर की बातें करते हैं। आज मुझे आपसे बातें करके आपके लिए कंपैशन की फीलिंग हो रही है, मगर आई सी अ लोनली मैन। अनुपम, तुमको याद है कि हम लोग सारांश की शूटिंग खत्म करके टैक्सी में आते थे और तुम आगे जाते थे, तुम पहले छोड़ते थे मुझे। तो तुमने एक मरतबा मुझसे कहा था कि भट्ट साहब, जब आप टैक्सी से उतर के जाते हैं तो आपकी पीठ को देख के मुझे लगता है कि ये बहुत तन्हा आदमी है। जी। उस वक्त शायद मैं तन्हा था। आज मैं इस अकेलेपन से मुझे कोई शिकायत नहीं। जितना आप तन्हा होंगे उतना आप क्रिएटिव होंगे। एक्चुअली आई वुड से कि जो आप करते हैं, योर राइटिंग और योर आर्ट इज द ओनली एस्केप रूट फ्रॉम लोनलीनेस। अरे फैंटास्टिक। भट्ट साहब, आपने मुझसे बहुत पैसे लिए हैं। हाँ, आज भी मिले मुझे। आपने मुझे हर फिल्म के बाद बहुत सालों तक मेरे से पैसे लिए। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भट्ट साहब सारांश के बाद हर फिल्म के लिए मुझसे पैसे लेते थे। पहले 500 लेते थे, फिर 1000 हो गए, और फिर आज मैं जब आया तो मैं मेकअप रूम में, इनके असिस्टेंट आए, उन्होंने एक लिफाफा दिया और वो लिफाफा बड़ा खूबसूरत था। उसमें मैं समझ गया पैसे हैं, क्योंकि हम बिना पैसे का कुछ काम नहीं करते हैं। और मैंने पैसे को एनवेलप खोला तो 1000 की नोट थी और मैं गिनता गया और गिनता गया, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो आज ये इसका हाथ बड़ा कंजूस है। इसका हाथ आधा जाता है फिर निकल आता है। 3000 से ज्यादा देता नहीं है। आज 21,000 रुपए दिए इसने मेरे को। मेरा तो आपसे मैंने बच्चा बहुत सीखा है आपसे। मैं शायद बहुत मौक़ों पर मैंने आपको इसका एहसास नहीं कराया। बहुत सारे ऐसे मौके आए कि शायद आपको लगा कि मैं आपसे ड्रिफ्ट हो गया हूँ, मैं अलग चला गया हूँ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पिताजी के बाद, और मैं पिताजी को बहुत उनका योगदान, अगर किसी का योगदान रहा है तो वो आपका रहा है।
वैसे तो भट्ट साहब का जीवन एक खुली किताब है, लेकिन कुछ और पन्ने खुलने अभी बाकी हैं। दोस्तों, भट्ट साहब की कुछ कही अनकही अनसुनी कहानियों का पिटारा खोलने आ रही हैं नई पीढ़ी की सबसे उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट। आलिया जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। आपकी हिंदी में परेशानी होने वाली है। मैं बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली। मगर ये, अरे नर्वस, दो इंसान, खूबसूरत इंसान आपको चाहने वाले आपके साथ बैठे हैं, नर्वस होने? खूबसूरत हिंदी बोलने वाले हैं इंसान। इतना तो बोल लिया आपने। देखिए, मुझे बहुत सारी जब यंग लड़कियां बोलती हैं कि माँ आपको बचपन से जानती हूँ, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको पूरा हक है कि आप बोल सकती हैं मैं आपको बचपन से जानती हूँ। क्यों, आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है? मुझे लगता है कि मुझे मेरी उम्र का एहसास करा रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए। मगर आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, जब से आप पैदा हुई हैं, फिर आप बड़ी हुई। आपको याद है जब आप 6 साल की थी, मैंने आपसे कहा था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस याद है, क्योंकि मुझे याद है कि आप हर रोज घर आते थे और हर टाइम पैसा लेके आते थे पापा के लिए। तो जब मैं पापा को पैसे देता था, आपको क्या महसूस होता था? मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, ऐसा क्यों होता है। पर तब मुझे एक्चुअली एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ही गेव यू अ ब्रेक, तो जब भी वो मुझसे मिलेंगे तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे ब्रेक देंगे तो मुझे भी पैसा देना पड़ेगा। लकीली ऐसा हुआ नहीं। आपने पैसे नहीं दिए इनको? क्योंकि ब्रेक नहीं दिया ना मुझे। तो जब मैंने आपको बोला था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, आपको लगता था कि मैं सच बोल रहा हूँ? आप बनना चाहती थी ना हमेशा? हाँ, आई थिंक हमने एक कॉन्वर्सेशन, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो आई थिंक क्योंकि आप भी एक्टर हो, आपने देख लिया एक्टर मुझ में। मैंने पहचान लिया। आपने पहचान लिया। आप स्कूल की ड्रेस में होती थी, आप प्रिटेंड करती थी कि आप स्कूल जा रही हैं। असली में आप हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ। तो ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसको देख के आपको लगता था मैं ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ? बचपन से एक्चुअली बहुत सारी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मैं सबकी तरह बनना चाहती थी। मैं शाहरुख खान की तरह भी बनना चाहती थी। It was not this one particular person. अच्छा। बस मुझे ये पता है कि I want to be, मुझे सबसे ज्यादा प्यार चाहिए। अच्छा। I want to be the most loved actor. आपको दुनिया का प्यार चाहिए था? हाँ, मुझे वो सुपरस्टार एक्टर का प्यार चाहिए। हाँ, सुपरस्टार बनना चाहती थी कि कोई मुझे चाहे भी तो भूल ना पाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या बात है इनकी। वो बहुत क्लियर है। तो अब आपको लगता है कि आप सुपरस्टार? नहीं, अभी नहीं। आपने बहुत टाइम है। 4 सुपरहिट फिल्में आपने दी हैं। नहीं, अभी थिंक बहुत टाइम बाकी है। बहुत टाइम बाकी है। अभी बस पहला स्टेप लिया है मैंने। पहली सीढ़ी चढ़ी है। पहली सीढ़ी। कितनी सीढ़ियां हैं आपके उसमें? बस सीढ़ियां ही आप सीढ़ियां। बताओ कितना सीढ़ियां हैं? नहीं, इस ऐसे सफर में मंजिल है ही नहीं, बस चलना ही है। और पापा ने एक दिन मुझे कहा था कि जब आपको लगे कि आप यू हैव अराइव, कि आप पहुंच गए हो, आपने सब हासिल कर लिया है, तब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घर में 2 ऐसी हस्तियां रहती हैं जिनको एडवाइस देने की आई एम श्योर आदत होगी। हाँ। है ना? हाँ। तो क्या मजा आया ना आपको मेरे इस सवाल का? है? हाँ। अच्छा लगा। आपके फ्लैशेस गए, पिताजी की एडवाइस, माताजी की एडवाइस, बड़ी बहन की एडवाइस। तो क्या एडवाइस देती है सोनी? आपकी मम्मी आपको क्या एडवाइस देती रहती है? मम्मी तो आई थिंक अभी भी वो मुझे बच्ची समझती है। मैं 21 इयर्स की हो गई हूँ, पर वो ये नहीं समझती कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ। आई एम वर्किंग, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उनका एडवाइस हमेशा ये होता है कि खाना टाइम पे खाओ, प्लीज सो जाओ, यहाँ मत जाओ, कैंसिल कर दो, ये शूट मत करो, ये। मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, मुझे करना पड़ेगा। और सो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी कि मैं हर टाइम इतना ज्यादा काम कर रही हूँ, टाइम सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, उठने बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। आप इस बात को एंजॉय कर रही हैं कि आप स्टारडम की तरफ बढ़ रही हैं, वो जर्नी आपको अच्छी लग रही है? हाँ, मुझे वो एड्रेनलिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग और पापा एक्चुअली एकदम ऑपोजिट है। जब वो मेरी आवाज सुनते हैं फोन पे, और जब मैं थकी हुई सुनाई दे रही हूँ फोन पे, वो बहुत खुश होता है। हाँ, यू आर साउंडिंग गुड। वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स। पर मम्मी आई थिंक अभी भी बच्ची है मेरे लिए। मैं उनके लिए बच्ची हूँ।
पापा ने कभी आपको बहुत जोर से डांटा है? हाँ अच्छा, हाँ मुझे याद दिलाओ कब? किस बात पे? आई कांट से दैट हियर। नो ऑफ कोर्स यू हैव टू मैं से। शो पे नहीं कह सकती हूँ। क्यों नहीं कह सकती हैं? ये तो कुछ भी हो सकता है इस शो पे तो। आई थिंक एक टाइम मैं झूठ बोल के मैं कहीं गई थी पार्टिंग, अच्छा, और मैं घर वापस आ गई और तब आप फिल्मों में नहीं थी? नहीं मतलब छोटी थी मैं बहुत। 16-17 साल की थी आई थिंक। अच्छा, तो क्या बोला था? नहीं एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सही बात कहते हैं। He's a- अरे अब ये भी समय तारीफ मत करो। नहीं, नहीं, सही बात है। ये बहुत तारीफ कर चुके हैं आपकी। कि इट्स वेरी इजी कि आप खो जाओ पार्टीज, ग्लैमर, लाइट्स। और आई थिंक वो उस टाइम का ट्रेनिंग था मेरे लिए कि अभी से ही याद उस बच्ची को बता दे कि जब एक्टिंग शुरू होगी, जब प्रोफेशन शुरू होगा, देन यू हैव टू टेक योर वर्क वेरी सीरियसली। तो तब ऐसे रेकलेस लाइफस्टाइल आई डोंट थिंक वर्क्स, पर मैं यंग थी उस टाइम पे, सो आई थिंक दैट वाज ओके। अभी भी इतनी यंग ही हो। अभी भी यंग हो, बहुत यंग हो। हाँ बट आई वाज यंगर। और आई डिडंट नो। मम्मी से कभी कोई मेजर डांट? हाँ मम्मी तो एवरी 2-3 डेज झगड़ा होता है। डोज मिलता रहता है? मैं भी देती हूँ। आप भी देते हो? आप भी जवाब देती हो? क्या जवाब देते हो? आई डोंट नो, आई थिंक इनका झगड़ा हाई पिच पे होता होगा। साउंड लेवल, साउंड ट्रैक जो है ऐसा होता है। फिर देन ही इंटरफियर्स, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, सो ही विल टेक माय साइड कि अच्छा। सोनी क्यों कर रहे हो ऐसा, व्हाई यू डूइंग दिस, लेट हर बी दिस दैट। और फिर प्रॉब्लम, आप फोकस बदल जाता है, फिर झगड़ा वहां से यहाँ आ जाता है। आपकी तरफ आ जाता है। आप अपने लाइफ के जो आपके सीक्रेट्स हैं या जो चीजें आप शेयर कर सकती हो, ज्यादा किसके साथ शेयर करती हैं? अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ? किसी के साथ नहीं? नहीं। शाहीन के साथ? शाहीन के साथ। आपका रिश्ता पूजा के साथ कैसा है? एक्चुअली रिसेंटली इट्स बिकम मच बेटर। हम लोग एज अ फैमिली बहुत क्लोज हो गए। लोग हमेशा कहते थे कि यू हैव अ स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ये सब, पर मुझे कभी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारी फैमिली इतनी रियल और ऑनेस्ट है एक दूसरे के साथ। कोई फसाड, कोई फेकनेस नहीं है। तो जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम जेन्युइनली टाइम स्पेंड करते हैं। आपको मिस होता है कि आपको आपके हिंदुस्तान के महान डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करेंगे? सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कब महेश जी आपको डायरेक्ट करेंगे, कब डायरेक्ट करेंगे, कब डायरेक्ट तो आपकी इतनी बिल्कुल नहीं चलती है अपने घर में कि आप अपने पापा को बोलो कि मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट करो? ऑफ कोर्स मैंने कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आई एम एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मैं क्या कहूँ? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो? हाँ। तो मैं क्या कहूँ, एक्सटिंक्ट वोल्केनो को कैसे जगाऊं? बट अगर आपको पापा की किसी फिल्म में काम करना होता तो जो इन्होंने फिल्में बनाई हैं, कौन सी फिल्म में आप काम करना चाहती? वैसे तो उनकी मेरी फेवरेट पिक्चर है सारांश एंड जख्म, बट ऑब्वियसली मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। बट दिल है कि मानता नहीं एंड हमें ही प्यार के दो मेरे बहुत फेवरेट फिल्म्स तो हैं। दिल है कि मानता नहीं, तो मैं अभी भी आपके पापा का रोल कर सकता हूँ। हाँ। पापा प्लीज। अच्छा अनुभव, एक मर्तबा कर दो यार। क्या? मेरी बेटी भाग गई पिक। हाँ या प्लीज। एक मिनट तो तुम मेरे साथ आओ। एक इधर आओ। आप पूजा हो और मेरा पकड़ा हुआ। आई एम डायरेक्टिंग दिस शॉट। हाँ, अरे दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट। हाँ एक मिनट। हाँ रेडी एक्शन। बेटी, मैं दुनिया का पहला बाप हूं जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने की कह रहा है। हेलो हेलो, भाग जा पूजा बेटी, भाग जा। मैं कहता हूं भाग जा भाग जा भाग जा। डायलॉग अभी डायलॉग है ना। मेरी बेटी, हाँ भागो। मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। मैं खुश हूँ, मैं दुनिया को सबसे खुश करवाती हूँ। मेरी बेटी भाग गई। अभी भी मुझे काफी लोग बोलते हैं पूजा बेटी भाग जा। पता नहीं उसमें क्या था, और हमने ऑन द स्पॉट वो किया था। हाँ मेरी बेटी भाग गई। मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा। मेरी माँ का है, आपको अपनी माँ पर याद फक्र होगा। जब भट्ट साहब ने सारांश मुझे दे दी और जब सारांश रिलीज हो गई और मेरी माँ भट्ट साहब को मिलने उनके घर पर गई, तो भट्ट साहब ने अपने अंदाज में कहा कि देखिए मिसेस खेर, मैंने आपके बेटे को स्टार बना दिया। तो मेरी मम्मी का जवाब पता क्या था?
कि मेरे बेटे में कोई बात होगी तो स्टार बना दिया, वरना कैसे बना सकते थे। मैंने आज मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी मैं अपने भट्ट साहब को इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो फिर बोली, पता क्या बोली? चलो फिर तो कोई टेंशन नहीं। नो बट जब आप दोनों साथ में होते हो, जब आप बात कर रहे होते हो, आई थिंक इट्स अ साइट टू नॉट बी मिस्ड। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज रियल है। या हमने इस 30 साल में क्या पाया है कि हमने रिश्ते को चेंज नहीं होने दिया। ऐसा रिश्ता कभी आपका किसी के साथ हो जाए तो मजा आ जाएगा आपको। या क्या व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी फिल्मों की जिंदगी को छोड़कर आम जिंदगी में आपको क्या चीज बहुत खुशी देती है? सोना। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रही हूँ सिंस क्वाइट सम टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक अभी लॉस्ट फील कर रही हूँ। आई थिंक भट्ट साहब मेरी इस बात से रजामंद होंगे कि सक्सेस के साथ आता है एक अकेलापन। क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कि आपको जो जो मिलता जा रहा है, पहला उसका पहली फोटो, पहला ऑटोग्राफ, पहली भीड़, पहला प्रीमियर, पहला ये, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, फिर आप उसको काम में ढूंढते हैं। तो ये तो जर्नी है, इसको आप एंजॉय करिए। नमक का पानी पियो तो प्यास ज्यादा लगती है। वैसे पैसा जितना कमाओ उतनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है, फेम जितना पाओ उतना ज्यादा फेम की जरूरत महसूस होती है। तो इससे पेट भरता नहीं है, प्यास बढ़ती है। गाना किससे सीखा है? गाना? आपने गाना गाया? सरप्राइज है। हाँ। और ये ही डिडंट थिंक कि मैं गा पाऊंगी। You can sing. I don't think so. हाँ, because मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगा ये क्या लिप सिंक कर रही है, क्या कर रही है, क्या ये म्यूजिक वीडियो है। मालूम पड़ा इसने गाना गाया है। हाँ, वो I don't think किसी से सीखा। भट्ट साहब बहुत अच्छा गाते हैं। मम्मी भी बहुत अच्छा गाती है, शाइनीन भी बहुत अच्छा गाती है। गाती है। नानी भी अच्छा गाती है। नाना भी एक्चुअली। अरे सारे मतलब सब अपना ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं। एक गाना गुनगुनाओ प्लीज, कोई भी गाना। हाँ। हो गया। हाउ वंडरफुल। यू नो आपकी खासियत क्या है? आप टिपिकल एक्ट्रेस नहीं हो। हाँ। और ये भगवान ना करे कि कभी आप ऐसे बनो। टिपिकल एक्ट्रेस क्या होता है? टिपिकल एक्ट्रेस होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा गाना गाओ तो आप कहती अभी तो मेरा गला आज ठीक नहीं है। तो मैंने भी आपने किया एकदम कहा कि कौन सा गाना गाऊं? अच्छा। हिंदुस्तान बॉम्बे में एक वर्ड है एंथू कटलेट। तो वो एंथू कटलेट की खासियत अभी भी आप में है। किसकी तरह आप ज्यादा? हु आर यू मोर लाइक? अपने पापा की तरह, अपनी मम्मी की तरह? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ। बट सो व्हाट आपने अपने पापा से क्या हासिल किया है? उनका विल पावर। अच्छा। उनका विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और जब उन्होंने आलू खाना बंद कर दिया। अच्छा, आपने आलू खाना बंद कर दिया? हाँ। क्या आप बात कर रहे हो? बिल्कुल बंद कर दिया। आपने आलू खाना कब बंद कर दिया भाई साहब? 7 साल हो गए। क्या बात, मैं गाली देने वाला था। 7 साल। आप ऐसे पूरी तरह से संत नहीं बन सकते हो। मुझे नहीं, आप संत बन गए। ये क्या मतलब? आप ज्ञान की बातें करते हो, आलू नहीं खाते हो, आइसक्रीम शुगर फ्री। पीपल हु ट्रैवल हाई ट्रैवल लाइट। आई नो बच्चा, बट अच्छा ठीक है, मतलब और क्या? आलू तो, शराब तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज। आप पीती हैं कभी-कभी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। आई लव यू। ऐसा कभी हुआ कि आपको पीने के बाद चढ़ गई और आपने? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बार चढ़ी है। ऐसा कोई सीन याद है आपको? डिस्क्लोज कर दूं अभी? हाँ, करो ना प्लीज। फैमिली शो है। फैमिली शो है, फैमिली वाले मेरे भी पीते हैं। अच्छा। अभी जितने भी हमारे दर्शक यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपना गिलास उठाया होगा, कहा होगा आलिया चीयर्स। आई थिंक हाउएवर ओल्ड यू आर, माँ बाप के सामने थोड़ी शर्म होगी। बिल्कुल। No matter how old I am, no matter how legal it is, शर्म तो होगी। तो आई थिंक मम्मी स्टिल बहुत ओपन है कि कहीं पर भी यू हैड क्या पिया आज रात, क्या नहीं पिया। हमेशा एक बात की हमेशा ख्वाहिश होती है एक बेटी की
कि उसको अपने पिता जैसा हस्बैंड चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है? मेरी ख्वाहिश नहीं है। सेंसिबल गर्ल। तो कैसा, what kind of a boy do you like? I'm not saying who do you like. I said नहीं। what kind of a boy do you like? Somebody who can make me laugh, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सबसे who I can be my utmost self with. क्योंकि मैं बहुत what's the word? बंध जाती है? हाँ, मैं क्लोज्ड किस्म की इंसान हूँ। I don't open up very easily. और जो मैं ओपन अप कर भी लेती हूँ तो मैं जल्दी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि you know, he shouldn't know, she shouldn't know who I really am. Correct. थोड़ा I want to keep it आलिया myself. की जब जेन्युइन हंसी आप सुनो ना, हाँ। तो इतना सुकून देती, जब ये हंसती तो फुल हार्टेडली हंसती। वाह। और भट्ट साहब, मुझे हमेशा लगता है कि जो इंसान, अगर आपको किसी इंसान को पहचानना हो तो उसकी हंसी को नोट करिए। जो इंसान खुल के हंसता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है। Oh, really? ये हमेशा मेरा मापदंड किसी को पहचानने का ही है, जो ऐसे जो ऐसे हंसते हैं उनसे मैं दूरी रहता हूँ। मैंने सुना कि किसी इवेंट में भट्ट साहब आपको बहुत अच्छा लगा था, जो कर्क डगलस के साथ भी हुआ था, माइकल डगलस ने, किसी ने आपको पहचाना था कि आप आलिया भट्ट के फादर हो। He doesn't like this. उन्होंने एकदम मुझे फोन किया था कि आलिया, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि सब मुझे आलिया भट्ट के फादर बोल रहे। महेश भट्ट नहीं, महेश भट्ट नहीं बोल रहे। He said, I can't believe this is happening. I'm depressed. और वो हंस रहे अंदर थे। से बहुत खुश थे ये इस बात वो से। हंस रहे थे। आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है किसी के कुछ बनने का, वो यही है कि उसके मेरे फादर बड़े अजीब से थे। मेरे फादर मेरे साथ कोई फैन फोटो खिंचाता था तो ही विल गेट इनटू दैट पिक्चर आल्सो। So cute. He will get into that picture, yes. भट्ट साहब, जब मैं कॉलेज में था तो मैं फिल्मों का तो हमेशा से शौक था। हमारे यहाँ बहुत शूटिंग हुआ करती थी। तो एक दिन मैंने देखा कि सामने से विनोद खन्ना साहब आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उनसे हाथ मिला रहे थे। तो मैं भी भीड़ में अपना हाथ अंदर लेकर खड़ा था, मुझे नहीं पता। सडनली मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और हाथ मिला रहा है। तो जब भीड़ घुस के मैं आ गया तो देखा विनोद खन्ना साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे वो मुस्कुराहट, वो भीड़, वो समा, वो मौसम आज तक याद है और मुझे लगता है कि वो मेरा कुछ भी हो सकता है मोमेंट है। आपका कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा था? मेरी लाइन से 4 फ्लॉप्स आई हैं। अर्थ का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, प्लाजा, न्यू दिल्ली। फर्स्ट हाफ का रिएक्शन आउटस्टैंडिंग है। सेकंड हाफ के लास्ट 2 सीन पे डिसाइड होगा कि ये पिक्चर हिट है या सुपर फ्लॉप है, और महेश भट्ट बैक टू द पवेलियन या एक नई शुरुआत। और कैनॉट प्लेस में सेकंड हाफ शुरू होता है। मैं कैनॉट प्लेस के चक्कर काट रहा हूँ, धूप है, गर्मी है, डरता हुआ कांपता हुआ मैं वापस आता हूँ सिनेमा हॉल में, और बस लास्ट 2 सीन अब शुरू होने वाले हैं। और जो वो डिसाइसिव मोमेंट आता है जहां पर शबाना आजमी पूछती है अपने हस्बैंड से, जो उसको छोड़ के गया था किसी दूसरी औरत के लिए, कि एक बात बताओ इंदर, कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती और वापस आती, क्या तुम मुझे कबूल करते? और वो कहता नहीं, एंड शी सेज गुड बाय इंदर। और फिर एक पल के लिए सन्नाटा है और फिर लोअर स्टॉल से तालियां बजनी शुरू होती है और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि मेरी पिक्चर हिट हो गई है। हिंदुस्तान के फ्रंट बेंचर्स ने इस पिक्चर को एक्सेप्ट किया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि कुछ भी हो सकता था। आलिया, आपकी जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा था? आई थिंक कुछ कुछ होता है देखने के बाद मैंने कहा था कि मुझे इस टाइप की फिल्म में काम करना है। तो जब उस टाइप की फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे लॉन्च किया, तब मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। यही एहसास मैं यहाँ उपस्थित हमारे दर्शकों को देना चाहता हूं। अब आप सिर्फ एक ऑडियंस नहीं, हमारी कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए मैं आप में से एक व्यक्ति को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, जो न केवल भट्ट साहब और आलिया से बातें करेंगे, बल्कि इन दोनों की पसंदीदा चीजें भी उन्हें गिफ्ट में दी जाएंगी। तो देखते हैं आप में से कौन है वो खुशनसीब। आलिया, आप निकालिए। अब आप पढ़िए उस शख्सियत का
नाम। जमीला। जमीला, हाउ आर यू माय डियर? हाय, सिट। बैठिए। जमीला, कैसा महसूस कर रही हैं? I think this is my कुछ भी हो सकता है moment. दिस इज योर कुछ भी हो सकता है Yeah, मोमेंट। I really think. आपको आलिया अच्छी लगती है? बहुत। भट्ट साहब भी अच्छे लगते हैं हाँ और मैं भी अच्छा लगता हूँ। आप मेरे डैडी के फेवरेट हो। और आपका? यार ये मैं डैडी का फेवरेट बहुत होने लगा। आलिया, आपको बोलना पड़ेगा कि आप मेरे फेवरेट हो। आप मेरे फेवरेट हो। अरे टेक 2। आप मेरे फेवरेट हो। जेन्युइन टेक 3। आप मेरे फेवरेट हो। परफेक्ट। क्या पूछना चाहती हैं आप आलिया से? स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपका फर्स्ट ब्रेक था तो आपको कैसा लगा? पूरा रिपोर्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। जर्नलिस्ट बनना है? हाँ। वाओ। जर्नलिस्ट, आपका पहला इंटरव्यू, इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जर्नलिस्ट बन रहा है और पहला इंटरव्यू आलिया भट्ट और महेश भट्ट साहब के साथ। ओके, तो मुझे कैसा लगा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर शूटिंग शुरू होने से पहले, आई थिंक 5 दिन पहले, मैं पागल हो रही थी। मैं ये बोल रही थी अपने आप को, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल होने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू बी वन फिल्म वंडर, ये सारी चीजें आने लगी मेरे दिमाग में। और आई डोंट नो व्हाई उस टाइम पे क्राइसिस सिचुएशन में मुझे इनकी याद आ गई। तो मैंने कहा, पापा मैं कुछ हो रहा है, मैं कहाँ हो तुम? गाड़ी में हो, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस पहुंच गई तो ऑफिस में ये बैठे थे, इमरान हाशमी मेरे कजिन एक्टर बैठे थे, कुछ और लोग बैठे थे, आई डोंट रिमेंबर एनीबॉडी एल्स। और उन्होंने कहा कि स्टैंड इन फ्रंट और जो भी महसूस हो रहा है अभी आपके दिल में, दिमाग में, टॉक, बात करो। तो मैं बात कर रही थी कि क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी और मुझे कुछ लहंगा पहनना था, तो मैं पेट के बारे में सोच रही थी, ये सब बोल रही थी, और जो मैं बात कर रही थी तो आंसू बाहर निकल रहे थे। तो आई थिंक इफ इट हैडंट बीन फॉर दैट, मैं एक नर्वस रेक होती, मैं पता नहीं क्या करती। बट जब वो हुआ, जब मैं सेट पे गई, तो हम लोग राधा तेरी चुनरी शूट कर रहे थे। अब राधा तेरी चुनरी इज व्हाट आई एम नोन एज टुडे। वो पूरा एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस की तरह था जो मैंने अभी नरेट किया। नर्वसनेस थी बट इट वाज माय लाइफ। भट्ट साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? आपने इतनी सारी फिल्म्स डायरेक्ट की है, कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बेटा, लम्हे होते हैं पिक्चरों में जो दिल के बहुत करीब होते हैं। पूरी फिल्म मुश्किल से किसी फिल्म मेकर को एक्सक्लूसिवली पसंद आती है। तो सारांश के बहुत सारे लम्हे हैं, जख्म के बहुत सारे लम्हे हैं, सड़क के हैं, हमें रही प्यार के हैं। ऐसा नहीं कि एक डिफाइनिंग सीन है जो मेरा सबसे फेवरेट सीन, ऐसा नहीं। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं तो आपने दोनों से पूछ लिए। चलिए, कुछ भी हो सकता है मोमेंट का एक और पहलू जोड़ दें आपकी जिंदगी के साथ। मेरे डैड को वेडनेसडे बहुत अच्छा लगता है, सो इफ यू कैन टेल हिम समथिंग। आपके पापा का नाम क्या है? सलीम। सलीम साहब, आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, अपने प्रोफेशन में ये कामयाब होगी और मैं बहुत खुश हूँ आपसे सलीम साहब बात करते वक्त। और इनकी आंखों में आंसू आते आते रुक रहे। क्यों ऐसा लग रहा है? Why are you feeling like that? I think I'm starstruck. No. You're starstruck? ऐसा कुछ नहीं है। Don't cry. अच्छा, cry. Maybe it's good. आपने भी बताया ना। अच्छा, पर रोना अच्छा होता है। रोना अच्छा होता है? अच्छा होता है, एक खुशी के आंसू मैं तो रोने के चक्कर में भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, मुझे हर बात पे रोना आ जाता था। हाँ, मैं भी बहुत रोती हूँ। Should I also cry? भी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मंजिल पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो जिसको आप कह सकें कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। आलिया की कुछ पसंदीदा चीजें और भट्ट साहब की कुछ पसंदीदा चीजें आपको गिफ्ट में मैं दूंगा। आइए।
थैंक यू जमीला। थैंक यू वेरी मच जमीला, गॉड ब्लेस यू। एक मिनट, Bye. आपकी तस्वीर लेंगे, आपको हम तस्वीर हाँ। भेजेंगे। बाय। भट्ट साहब, जिस शख्सियत की मैं इज्जत करता हूं, हमारे शो से जुड़े हुए सारे लोग इज्जत करते हैं, उनके लिए हमने एक स्क्रोल तैयार किया है। अपने जज्बात उस स्क्रोल में लिखे हैं। मैं वो स्क्रोल आपको दूंगा इस उम्मीद के साथ कि ये स्क्रोल आपके घर में बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारी जज्बात होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी अपने घर पर लगाएंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, आपको आदर सम्मान। अपने जीवन में आपका सिनेमा के प्रति योगदान बहुमूल्य है। आपके निर्देशन में बनी फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज की एक विचित्र छवि दर्शाती है। आपकी काल्पनिक कहानियों में एक आम इंसान अपने जीवन की वास्तविकता देखता है, फिर चाहे वो एक बूढ़े माँ बाप की कहानी सारांश हो या एक नारी के अपने अस्तित्व को खोजने की कहानी अर्थ। आपके खुले विचार और विचित्र भाव एक अनोखा मिश्रण है और यह विशिष्टता आपकी कला और शख्सियत में झलकती है। आप एक प्रेरणा हैं आजाद सोच की, विभिन्न कला की और उपलब्धियों की। 40 साल के इस सफर में आपका अंदाज जरूर बदला, लेकिन आपकी सोच नहीं बदली। इसी सोच से आप आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें, हमारा निवेदन है। अनुपम खेर। दोस्तों, मुझे यकीन है कि इतने अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। मैं भट्ट साहब का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अगले 30 वर्षों के लिए एक नया अनुभव दे दिया। इन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को एक नया पहलू दिया और अपने एक नए अवतार से हमें रूबरू किया। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का शो समाप्त होता है। हमेशा खुश रहिए, अच्छी बातें करिए और याद रखिए कि दुख और परेशानियां आपके हमसफर होते हैं। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि।